अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जिन्होंने कुछ रोज़ पहले सऊदी अरब का दौरा किया था और उस दौरे को सक्सेसफुल इसलिए भी करार दिया गया था क्योंकि उसके बाद पाकिस्तानी मईशत को जो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही थी, कुछ बेहतरी की उम्मीद बंदी थी। स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि इंप्रूवमेंट आई, डॉलर की कीमत जो बढ़ती जा रही थी वो कुछ रुकी और रुपए की जो कदर थी वो बड़ी मुस्तहकम हुई। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे का आगाज आज से कर चुके हैं। कल से उनका दौरा फुल फ्लैश शुरू होगा और सही मायनों में मुलाकातें होंगी। ये जरूर है कि कहने वाले कह रहे हैं कि दौरा चीन से भी यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ ना कुछ मुआहदों की सूरत में वापस जरूर लेके आएंगे। ये इमदाद नहीं होगी, ये मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आज वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर साहब ने जो सवालों के जवाब में एक जवाब जमा करवाया है उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में जो कर्जे लिए गए और जिस तरीके से उनकी अदायगी की गई उस पर हम थोड़ा सा प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज भी कही है, वो ये कि जो पाकिस्तान में पिछले टेन्योर में मनी लॉन्ड्रिंग की मद में पैसा जाता रहा है उसका कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है कि दुरुस्त आदाद शुमार की सूरत में यह बताया जा सके मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि इतने अमाउंट की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अगर ऐसा है तो यकीनन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है सिस्टम के ऊपर। क्या सिस्टम को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ लेजिस्लेशन करने जा रही है, या फिर अगर उन स्टेट्स की बात करें तो क्या इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए यह पॉसिबल होगा कि खाली इस 5 साल की गवर्नमेंट के बजाय जो मुस्लिम लीग नून की थी उससे पिछले के अदवार में भी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है उनका भी सुराग लगाकर उनके मुजरिमों को भी सजा दी जा सके। प्रोग्राम में इसके अलावा हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं कि शरीफ फैमिली के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हमजा शहबाज साहब, उन्होंने भी जमानत कबल गिरफ्तारी अपनी मंजूर करवा ली है। नैब में उनकी भी पेशियां होनी थी लेकिन ना तो वो और ना ही उनके भाई पेश हो सके। अब देखना यह है कि आया वो पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ रोज पहले नैब की तरफ से 70 से ज्यादा अफराद की एक फहरिस्त जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि इन तमाम सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात का आगाज नैब करने जा रहा है। उसमें कुछ PTI के लोग भी शामिल हैं। एक अच्छी मिसाल हो सकती है अगर PTI से आगाज किया जाए और उसमें बाकी जमातों के लोग भी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन हुकूमत के लिए एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल गवर्नमेंट होने का एजाज भी इस हुकूमत के क्रेडिट में जा सकता है। हम इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उसमें खान साहब ने जाने से पहले यह जरूर कहा है कि मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए एक सिक्योरिटी के हवाले से एक टीम बननी चाहिए जो कि इन हालात को मॉनिटर करे, बेहतर करे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो स्पीच की है पार्लियामेंट में उससे यकीनन PTI को कुछ रिलीफ मिला होगा। उन्होंने कल जरदारी की स्पीच की तरह कहा है कि आइए हम आपके साथ मिलने के लिए, चलने के लिए तैयार हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या वाकई PTI ये दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, इस पर रिस्पॉन्ड करेगी और प्रैक्टिकली क्या पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करेगी अपने साथ अगले 5 सालों में? इन तमाम इशूज पर हमने बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है राव खालिद महमूद साहब जो कि एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे थोड़ी देर में दीगर पैनलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मैं राव साहब आगाज आपसे करती हूँ। सर, दौरा चीन और चीन के हवाले से उम्मीदें, हर मुश्किल वक्त में सर चीन ने हमारी मदद की है, लेकिन इस मरतबा दौरे से पहले ये क्लियर किया गया है कि इसमें इमदाद नहीं होगी, इसमें मुआहदे होंगे। सर आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरा ये कि सऊदी अरब में 2 मरतबा जाना पड़ा सर PTI की गवर्नमेंट को, क्या आपको लगता है कि इस मरतबा चीन के दौरे के हवाले से प्राइमरी वर्क करके गई है सर PTI की टीम? देखिए, चीन के हवाले से हमें थोड़ा सा एक डिफरेंटली, सऊदी अरब का भी तकरीबन उतना ही है पुराना हमारा ताल्लुक, लेकिन चीन के साथ हमारा रेसिप्रोसिटी बहुत ज़्यादा रही है। जब चीन आइसोलेटेड था इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस वक्त पाकिस्तान उसके साथ खड़ा था और उसकी हर तरह से मदद की, डिप्लोमेटिकली उसको अलाइव करने में, उसको दुनिया में मुतारफ़ कराने में एक बड़ी मार्कातुल आरा हेनरी किसिंजर की मुलाकात हुई थी चीनी लीडरशिप के साथ, जिसके बाद अमेरिका के साथ उनके नॉर्मलाइजेशन, भुट्टो साहब का जिसमें बड़ा रोल था। तो वो एक बड़ी और किस्म की रिलेशनशिप है हमारी। फिर उसमें डे बाई डे हम आगे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि आगे बढ़े हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। डिफेंस के शोबे में आप देखें JF-17 थंडर जो एक प्राइड है पाकिस्तान का भी, और चाइना भी उसको प्राइड के तौर पे लेता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसमें हम बहुत म्यूचुअली कोऑपरेट करें। फिर जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है शाहराए कराक्रम, वो एक बहुत बड़ी हमारी दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है और बड़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में बनना उसका, और फिर अब उसको CPEC में कन्वर्ट, उसकी एक्सपेंशन और सारी चीज़ें हुई। ये इस बैकड्रॉप में जब बाकी जो मसाइल के ऊपर हमारा ताउन रहा वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है हमेशा से। और जो ट्रस्ट डेफिसिट दूसरी दुनिया के साथ हमारा टाइम एंड अगेन हो जाता है या किसी वजह से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, सऊदी अरब के साथ भी रिसेंटली रहा, यमन के ऊपर
जब मियाँ साहब की हुकूमत थी यमन पे रेजोल्यूशन। लेकिन चाइना के साथ हमारा शायद कोई स्टेज ऐसी नहीं आई। वो पर्सन टू पर्सन नहीं होता, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करते हैं। वो जो पीपल टू पीपल भी कह सकते हैं, नेशन टू नेशन जो है उसका ज्यादा स्ट्रांग है। और जो भी गवर्नमेंट हो व्हाटएवर, एक बहुत बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है। इसलिए चीन की तरफ से कोई भी उम्मीद रखना बेहतरी की, वो रखनी भी चाहिए और बड़े भरपूर तरीके से रखनी चाहिए। ऑलरेडी सीपेक आपका चल रहा है, उस पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसको एड्रेस करना चाहिए था। जो चीनी हुक्मरान है या हुकूमत है, उनको भी उसका इदराक है, वो भी उसको अगर हम रिव्यू करना चाहें। खान साहब के जो मुशीर थे दाऊद साहब, उनके स्टेटमेंट या इंटरव्यू की वजह से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ। मेरा ख्याल है आज खुसरो बख्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उनको पता है कौन सी चीज़ों में हमने बात करनी है। शेख साहब साथ गए आपके रेलवे नेटवर्क के ऊपर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, व्हाट आई फील, जो आपका एग्रीकल्चर के ऊपर एक आप करने जा रहे हैं, जो मुशर्रफ के दौर में एक इनिशिएट हुआ था, एक बलूचिस्तान के हवाले से ब्लूप्रिंट बना था जिसमें चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हमने उनको नहीं कहा था, वो खुद इंटरेस्टेड थे कि बलूचिस्तान बैरन लैंड पड़ी है, विर्जन लैंड है, इतने अरसे से पड़ी है, इसका कुछ नहीं हो रहा, इसको हम टैप करके, जो वहाँ पे फ्लैश फ्लड आते हैं, रूद कोइयाँ जिनको कहते हैं, उनके टैप करने के लिए, फिर डैम बनाने के लिए, वाटर इरीगेशन के लिए वहाँ पर सिस्टम करके, तो वो आपकी फूड सिक्योरिटी के इशूज़, आपके जो इससे रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट जो आपकी इंडस्ट्री है उसके सपोर्ट के लिए वो एक मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा, लाखों एकड़ जमीन है जो आप अगर कल्टीवेट उसको करें तो किस तरह के। लेकिन असल जो फोकस है चाइना का, वो हमें गवादर और सी पैक नजर आता है, और उसी को सामने रखते हुए शायद चाइना जो है वो अगले गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट भी करने जा रहा है। देखिए, ये तो चाइना का इंटरेस्ट हो सकता है कि वहाँ से लेके वहाँ तक उनकी एक हफ्ते की, वो जो एक महीने का चक्कर उनको खाना पड़ता है मिडिल ईस्ट तक या बाकी मार्केट्स तक, इवन यूरोप तक, बहुत महीना डेढ़ महीना जो लगता है, वो उनको एक 1 वीक में वो मैक्सिमम वो ग्वादर पे होंगे, आगे उनको बहुत थोड़ा सा फिर टाइम लगता है। तो वो तो ऑब्वियसली उनका फ़ायदा है, लेकिन हमारा फ़ायदा क्या है, ये उस पर अब फोकस मेरा ख्याल ज़्यादा होगा। और चाइना भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि हमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है या बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे डेवलप करनी है, या इवन फॉर दैट मैटर के स्किल्ड लेबर जो उनको चाहिए होगी, लोकल लेबर जो हमें प्रोड्यूस करनी है, उनके लिए जो पूरे प्रोजेक्ट्स, हमें सड़कें तो नहीं या होटल या पंक्चर की दुकानें तो नहीं चलानी ना, उनको बेहतर करने की जरूरत। पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन से पूछ लेते हैं, हमें इस दौरान ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, मैं थोड़ा सा सर पीटीआई का मौकफ ले लूँ। शानदाना साहब, अब एक दो चीजें जिसकी मैं आपसे वजाहत चाहूंगी। एक तो ये कि जब ये क्राइसिस आया और बिल्कुल डेड एंड के ऊपर ये नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से जो छोड़ा गया, जो भी एसेट्स पाकिस्तान में थे, हमने देखा कि सऊदी अरब के दौरे से पहले 9 रुपए से ज्यादा का इंक्रीज हुआ डॉलर के अंदर। उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज को फॉल करते हुए देखा। कुछ बेहतरी आई इस सऊदी अरब से एग्रीमेंट के बाद, ये जो एड की सूरत में या कर्ज की सूरत में मिल रहा है। लेकिन अब चीन के दौरे के बाद आपके ख्याल में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है? क्योंकि 9 रुपए अगर डॉलर ज्यादा बढ़ा तो वो 2.5 रुपए से ज्यादा वापस नहीं आ सका। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले कुछ चीजें वापस बेहतरी की तरफ जाएंगी? थैंक यू सना जी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसके 2-3 हिस्से हैं। अगर चाइना से बात स्टार्ट करें, मुझे नहीं पता हाउ मच टाइम आई हैव, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन बैकग्राउंड। देखिए, चाइना इस वक्त एक ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। मैं गुड और बैड गाय पे नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी एक नेचुरल सिंपैथी है चाइना के साथ। एक हार्ड वर्किंग मुल्क है, मेहनत करके आगे बढ़ा है, उनको किसी ने हाथ में कुछ नहीं थमाया। हमारी खुशकिस्मती के चाइना के साथ हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब हम एक नए फेज़ में जाना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहती, चलो जी पॉलिटिकल बात है, लेकिन ज़रूरी है कहना कि हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था कि हम जब भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे, और सीपेक द प्रोजेक्ट है, हम कंटिन्यूटी रखेंगे। हम पुरानी गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे की तरह नहीं करेंगे, तो ख़त्म कर देना। जो अच्छी चीज़ है उसको आगे लेके जाएगा। इस तरह कॉमर्स मिनिस्ट्री जहाँ मैं काम करती हूँ एग्जैक्टली वहाँ हो रहा है। हमारे 2 बहुत अच्छे मिनिस्टर गुजर चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब और मलिक परवेज़ साहब। जो अच्छे काम है वो चलेंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप मतलब कता नहीं करें किसी चीज़ को सिंपली बिकॉज आपको विंडिक्टिवनेस दिखानी है। दूसरी बात, जब सऊदी अरब गए वज़ीर आज़म साहब, वो इन्वेस्टमेंट फोरम पे गए थे। वो उन्होंने 2 बातें वहाँ पे की, एक लोन की बात हुई, एक इन्वेस्टमेंट की बात हुई। देखिए, हम कर्ज़ों के लिए ले रहे हैं ना, कोई शौक है हमें नहीं है कर्ज़े लेने का फालतू, ना IMF से ना किसी और से वापस देने हैं, पैसे फालतू कहाँ से लाएं? मईशत, सरमायाकारी, इसके लिए फिर हमने इन्वेस्टमेंट पे बातें की कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और सच से शुरुआत की कि जी करप्शन बिल्कुल है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये सिर्फ 3 आउट ऑफ 10 है। जो 7 आउट ऑफ 10 हमारी स्ट्रेंथ है, आप उसको देखें। आर रिसोर्स, आर पीपल, आर लैंड, आर मिनरल, सब कुछ। अच्छा,
उसमें आपको पता है कि रिफाइनरी की भी बात हुई, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनकी मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की भी बातें हुई। अब चाइना जो जा रही है, चाइना क्यों गए? चाइना जी आपको पता है चाइना का एक्सपो है, पहला इतना ह्यूज एक्सपो जो दुनिया वहाँ आ रही है। हम इसलिए सारे लोग वहाँ गए हैं। लोन तो एक हिस्सा है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो सीपेक भी एक ह्यूज प्रोजेक्ट है मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था सोलली इन द बिगिनिंग। अब चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुशावरत करके हमने फैसला किया दिस हैज़ टू बी मोर देन इन्वेस्टमेंट। पैसा वही है, प्रोजेक्ट्स वही है, एक चेंज नहीं आई। लेकिन अब आपने आगे भी जाना है जी। और आगे आप कैसे जाएंगे? आप आगे ऐसे जाएंगे कि अब आप नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करें। आपने एग्रो फार्मिंग की बात की, एग्रो इंडस्ट्री की, इन्वेस्टमेंट की, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। चाइना इज़ वन ऑफ द फ्यू ममालिक जो अपनी एग्रीमेंट्स ऑनर करता है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करेंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि सरमायाकारी और मईशत के सारे रास्ते खोलें। नौकरियां हमें पाकिस्तान में चाहिए। लेकिन फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपको वो रिलीफ भी देना होगा ना, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो उनको चाहिए होता है। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो अफोर्ड कर सकेगी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में? नहीं, देखिए मुझे जवाब बिल्कुल। जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पिछले 5 साल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी उसको स्टेबलाइज किया, उससे इन्वेस्टमेंट आती है। अब दुनिया में देख लें, बिजनेस जो है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे नहीं जाता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन वो जाते हैं रिटर्न्स पे, वो जाते हैं कि जी वहाँ पे हमें पैसे एक दफ़ा डाल दिया वापस मिलेगा कि नहीं। आप जब हर स्टेज पे करप्शन है, पटवारी के पैसे दो, कंट्रैक्टर को पैसे दो, यहाँ कौन मैशत करेगा? चलिए, करप्शन के हवाले से तो पीटीआई के बहुत से वादे, मैं उस पर बाद में आती हूँ। जी बिल्कुल। मैं हारिस नवाज साहब सर आपसे ज़्यादा चाहूंगी कि ये जो दौरा चीन है सर, खान साहब के सऊदी अरब के दौरे से अगर हम कंपेयर करें तो सर इसको कितना सक्सेसफुल आप देखते हैं कि यहाँ से भी, क्योंकि जब सऊदी अरब वो सेकंड टाइम जा रहे थे तो ये कहा गया था कि खान साहब अश्योर्ड हैं कि वो इस दौरे से कुछ ना कुछ वापस ला सकेंगे और इसीलिए वो गए दूसरी मर्तबा। सर क्या चीन से आपको लगता है कि एग्रीमेंट्स की मद में कोई ऐसा पाकिस्तान के लिए ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिट हो सकता है जिससे कम से कम इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे बाहर निकल सके पीटीआई की गवर्नमेंट? देखें सना, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त सबकी नज़रें चाइना की तरफ है। चाइना को मालूम भी है, चाइना के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया। जिस वक्त ये अब कल पहुंचेंगे और वहां जाके मीटिंग शुरू होंगी तो पहले से ही चाइनीज़ गवर्नमेंट तैयार होगी, उन्होंने होमवर्क किया होगा कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली कि आप इकनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं, आपको कोई आपको पैसा देंगे और फिर आपको उसके बाद और फैसिलिटी लोन की देंगे, इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकनॉमिक इंजन पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है। चाइना ने कैसे उसमें तरक्की की है, कैसे अपनी यील्ड बढ़ाई है, इम्प्लीमेंट्स क्या इस्तेमाल किए हैं, फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कितना ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल है। आप किस तरह गिलगित बल्तिस्तान में 2 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और साथ ही साथ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आज खुसरो बख्तियार साहब कह रहे थे कि अगर 1% भी हमारा बढ़ता है एक्सपोर्ट तो $20 बिलियन का फ़र्क पड़ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो चाइना हमें एज ए ट्रेड के तौर पे हेल्प कर सकता है। और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उन्होंने तरक्की की है, कितना हार्डवर्क किया है, ये सारी चीजें इमरान खान साहब सर मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट तो सर जाएगा, लेकिन लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन भी है सर, जब सीपैक पे डिबेट हो रही थी और ये दाऊद साहब का स्टेटमेंट आया जिसको जिस अंदाज से भी मोल्ड किया गया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो पिछले दौर में हुए उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। सर क्या ये तो नहीं लोग जो समझ रहे हैं वो दुरुस्त हो सकता है कि एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी इन मेकिंग बन रही हो? ये पीटीआई की गवर्नमेंट कैसे मेक श्योर करेगी कि जितने पुराने एग्रीमेंट्स हुए वो स्पेसिफिकली नेशन के बेनिफिट के लिए रखे गए थे? सर देखें, ये एक चाइना भी बात समझता है, चाइनीज गवर्नमेंट भी समझती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर ये कहीं जहाँ पर भी वो समझते हैं कि रिविजिट की ज़रूरत है, कोई रिवाइज करनी है, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो होल फ़र्क पड़ रहा है। अगर हमारी स्किल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं हो रही है, हमारी लेबर इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारे इंजीनियर्स और जितने टेक्नोक्रेट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें ज़रूर बात करनी भी चाहिए। जब जो भी हुकूमत का इंटरेस्ट होता है बाहर की, वो अपना इंटरेस्ट देखती है। इट डिपेंड्स कि हमने अपने इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड किया। अगर अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं किया, बहुत उसमें लैकिंग चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। आई थिंक अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जिस तरीके से इमरान खान साहब की शख्सियत है, पॉजिटिव अप्रोच है, बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक ही शुड बी एबल टू कन्विंस देम और कहीं ना कहीं एमिकेबल तरीके से उसको ज़रूर रिवाइज किया जा सकता है और करना भी चाहिए। चाइनीज नहीं माइंड करेंगे, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सीपैक मनसूबा हमने कामयाब करना है,
ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी उनको इंश्योर कराया है, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने भी बात कराया है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक जंप है। इसलिए ये याद रखिए, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और अगर हम ये 5 साल में इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं, CBEC बना लेते हैं, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट। हमारा पूरा गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, ज़राअत में बेहतर होगा, और स्ट्रेटजिक पोजीशन हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। सर हम सोच तो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो असल टास्क होगा ना सर। सर लोग तनकीद जरूर करते हैं PTI की गवर्नमेंट पे कि पहले बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो उस ग्राउंड में उतरे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। असद उमर साहब, फिर वही डिबेट वहीं पे चली जाएगी कि असद उमर साहब IMF की बात करते थे कि पहले नहीं जाएंगे, फिर जाना पड़ा क्योंकि इवेंचुअली खजाने में कुछ मौजूद नहीं था। ग्राउंड रियलिटी तो सर मालूम है ना इस वक्त गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली बात ठीक है, लेकिन और पता भी तभी चलता है जब गवर्नमेंट में आते हैं कि जब उस गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी बड़ी अच्छी बात है कि ये इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं कि अगर आपका $35 बिलियन 5 साल में आया है बाहर मुल्कों से, IMF कहाँ इस्तेमाल हुआ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो पैसा किधर गया, कहाँ नजर आ रहा है? वी कांट सी एनीथिंग। ये आपको ऑडिट चाहिए। ये बहुत बड़ी एक एफर्ट होगी पाकिस्तान PTI की, पाकिस्तान की हुकूमत की, कि इसको चीज़ों को मालूम करें कि ये पैसा गया कहाँ है। अदरवाइज $35 बिलियन से वी कुड हैव डन बहुत कुछ। बिल्कुल। लेकिन सर असद उमर साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पैसा जाता रहा है पिछले 5 साल में, उसको चेक करने का कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। अब ये जानबूझ के रखा नहीं गया या कभी कोशिश नहीं की गई, इस पर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है। गौस साहब सर ये बताइएगा कि चीन के बारे में ठीक है हम बहुत सी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन जब CPEC की बात आती है तो वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। सर आपके ख्याल में इस पर बड़ी तकरीरें भी हुई कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कि CPEC के अंदर बहुत सोच समझ कर इकदाम करना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान का स्टेक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो पीछे चला जाए। सर एज एन ऑपोजिशन पार्टी आप क्या कहेंगे, क्या PTI सही एजेंडे के साथ जा रही है और ऑपोजिशन को इसमें कॉन्फिडेंस मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि जी PTI चूँकि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आई है, सारी टीम नहीं है, तो इनमें से कई जो इनको मिनिस्टर हैं कोई इमेच्योरिटी की बातें कर देते हैं, जो जिससे थोड़ा सा ये जो हमारा प्रोसेस मईशत का जिसको जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाना चाहिए था, तो उसमें थोड़ी सी ये लेट आई। मसलन चाइना की बात करते हैं, चाइना इन्वेस्टर जब आए पाकिस्तान में तो इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया। फिर दाऊद इब्राहिम साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें CPEC के लिए 1 साल के लिए रोक देना चाहिए। सरदार दाऊद साहब चलो तो उसमें फिर बहुत बड़ी एक मुल्क थोड़ा सा मतलब है वो चाइनीज भी स्थान हो गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं मैंने ये इंटरव्यू में नहीं कहा था, उसको सियाको से बात सेट की जो वो जिस तरह के स्टेटमेंट एक चीज़ में जो हमें रखनी चाहिए कि हम ये तो कहते हैं कि जी हमारी जो चाइना से दोस्ती है शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है, हमारे से ऊंची है, लेकिन वो एक एग्जैक्टली वो एक दौर था मौज तंग और दूसरे थे, एक था रख रखाव था कि पाकिस्तान दोस्त है। अब तो प्रैक्टिकल हमें होना होगा, वो भी प्रैक्टिकल चाहते हैं, उनकी यंग जनरेशन जो अब तो ये बिजनेस है। CPEC क्या है, ये इमदाद ही समझो कि चाइना एक बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है तो उस लेवल पे आना होगा। और अभी तक हमें कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रही, हमें तैयार होना होगा, बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है। मसलन एक स्किल्ड लेबर की बात हुई है, तो स्किल्ड लेबर कोई इस पे वर्क शुरू हो चुका है, हमारे दौर में शुरू हो चुका था। पूरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बना था, चीमा साहब उसके चेयरमैन थे, और बहुत से बच्चों को और हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर तहसील हेड क्वार्टर प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। पंजाब में बहुत से प्रोग्राम लाखों के हिसाब से ट्रेंड हो रहे हैं, तो तैयारी तो हमारी हो रही है। अब ये है कि किस तरीके से हमारे ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले एक प्रायोरिटी हमारी थी कि जब देखो इंडस्ट्री तब आएगी जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या हमारे वो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या एनर्जी होगी। ये हमारे यहाँ बहुत क्राइसिस था। चाइना को हमारा दोस्त ज़रूर है, लेकिन चाइना भी कुछ बेनिफिट था तो इधर आया। चाइना को जैसे भी राव साहब बता रहे थे कि कहीं वो घूम घुमा के समंदर से आना पड़ता था, अब इसको शॉर्टकट मिल रहा है, तो चाइना के भी एक बेनिफिट था। तो उसके लिए उन्होंने चाइना ने किया, फिर मुशर्रफ दौर से ये चीज़ चली, और फिर जरदारी साहब, फिर आखिर पे जो हमारे दौर में हुआ। लेकिन हमें अफसोस इस बात पे है कि PTI गवर्नमेंट पे कि जब वो शी जिनपिंग साहब आना चाह रहे हैं तो वहाँ धरने थे, और वो बहुत उस पे बात की है नहीं मैं बताता हूँ ना कि डिले हो गया, कि जो चीज़ 1 साल पहले होनी चाहिए वो एक लेट हो गई। इस पर हमें इसको तो खैर मानना चाहिए, लेकिन हम अभी
चाइना के साथ जो भी प्रजा साहब करें, हम पहले तो हमारा ये शिकवा है कि इसको समरी में डिस्कस होना चाहिए था, कम से कम सियासी पार्टी के ऑपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। और इसका सऊदी अरब की विजिट के बाद से ब्रीफ किया था कि पार्लियामेंट में, और इसके फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो कहते हैं कि सारी कंट्री के कंसर्न डेवलप हो, तो फिर वो ज्यादा अच्छे तरीके से डील करता है। और इसमें क्वेश्चन है ना सर, माजी में नून लीग की गवर्नमेंट कितना एतमाद में लेती थी बहुत से डिसीजन के ऊपर, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे एक मुख्तसर वक्फा साहब देने दें, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां पार्लियामेंट फ्लोर की बात की है तो असद उमर साहब ने जो जवाब जमा करवाया था कुछ अहम इशूज के ऊपर, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने बात की थी और पिछले 5 साल में जितने कर्जे लिए गए, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई मौसर कानून मौजूद है, और अगर नहीं है तो पीटीआई किस तरह क्रेडिट ले सकती है अगर इस हवाले से कोई मौसर कानून साजी की जाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद से बार बार ये बात कहती रही है, दोहराती रही है कि बैरून मुल्क जिस तरीके से इलीगल प्रोसीजर्स के जरिए पैसा ले जाया गया उसको वापस लाने के लिए कानून साजी हो रही है। लेकिन आज असद उमर साहब ने जो बातें की हैं जवाब की सूरत में, उससे ये लगता है कि पिछले अदवार में शायद इसके ऊपर काम ही नहीं हो सका कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक नाकर्दा काम है उसको रोका कैसे जाना चाहिए। शाहजाद साहब, आप कुछ पिछले सेगमेंट के हवाले से भी कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही थी, और दूसरा असद उमर साहब ने आज जो कहा है कि सही आदाद शुमार हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जितने भी इदारे हैं एफआईए वगैरह जो इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं इन इशूज के ऊपर, आपके ख्याल में उन्होंने कभी रिकमेंड नहीं किया होगा कि इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन, कोई प्रोसीजर, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए? थैंक यू सना, बहुत सारी बातें इकट्ठी आ गई हैं। पहले मैं आपका ये प्रेजेंट क्वेश्चन ले ली तो फिर मैं बाकियों को रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए जी, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में और आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे थे पाकिस्तान और ईरान की तिजारत की। मज़े की बात है कि ईरान भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, ऑयल ज़ख़ीरे हैं और ट्रेडिंग करता है, WTO का मेंबर नहीं है, लेकिन हमारी जो ट्रेड फिगर्स और उनकी ट्रेड फिगर्स उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान और चाइना का FTA है, उसमें हमें एक ख़ास मेकनिज़म डालनी पड़ी कि इसमें एटलीस्ट हम फिगर्स पे तो अग्री कर पाएँ कि जी हम कहते हैं हमने इतना दरामद किया, उतना बरामद किया। चीन कहता है नहीं, आपका दोस्त मुल्क है, लेकिन कहता है कि नहीं जी नंबर ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। नंबरों में हमेशा आदाद शुमार में मसला होता है। ये मैं मानने को अलबत्ता तैयार नहीं हूँ कि पिछली किसी हुकूमत में किसी मुल्की इदारे ने ये नहीं कहा होगा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम है या इसके लिए सोल्यूशन चाहिए और ये इसका सोल्यूशन है। नहीं जाते बदनीयती की तरफ, नेकनीयती की तरफ चले जाते। प्रिजम्पशन हम देते थे ना कि जी हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें चलें, लेकिन मिसमैनेजमेंट की बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हमारी कोशिश है, और इनफैक्ट मैं तो आप तो असद उमर साहब को कोट कर रही हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर के एक ऑर्गेनाइजेशन से मिली आज से 3 हफ्ते पहले जो ख़ास इस मुल्क में बुलाए गए हैं। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया से चाहिए। ये विक्टिमाइजेशन की बात नहीं है, ये हिसाब किताब की बात है। आपका पैसा बाहर गया, इसको वापस लेके आना है, वो चाहे जिस पार्टी ने किया, चैनल्स के थ्रू गया उनको खत्म करना है। बिल्कुल जी, ये तरीके ढूंढने होंगे। ठीक है, आज से आगे शुरुआत करते हैं ना, पीछे को छोड़ देते हैं, करना तो है। अच्छा, बात हुई जी रज़ाक दाऊद साहब, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मेरे कॉलीग ने बताया फाइनेंशियल टाइम्स को, जिसकी फिर रिबटल एक बाकायदा आई थी। देखिए गवर्नमेंट इदारे कभी भी न्यूज़ की रिबटल्स नहीं करते, आपने देखा होगा हर रोज़ आती रहती है न्यूज़। ये इसलिए रिबटल ज़रूरी था क्योंकि उसके बाद एक क्योस फैल गया था। नहीं, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब को मिस कोट किया गया था। और मज़े की बात है कि उन्हीं लोगों के साथ एक रात पहले मैं एक डिनर पे इनवाइटेड थी जहाँ बहुत सारे लोग थे। मेरी बात सुने, चले लेट्स से हम अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू मान लेते कि जी गलत इंटरव्यू हुआ। उस गलत इंटरव्यू का नतीजा क्या निकला? हुकूमत पाकिस्तान और चाइना की हुकूमत बैठी और हुकूमत चीन का एक बाकायदा स्टेटमेंट आया कि जी हमारा ओवरऑल ना प्रोजेक्ट्स में 1 रुपये कम हुआ है ना ज़्यादा, प्रोजेक्ट उसी तरह चलेंगे। अलबत्ता जो हुकूमत पाकिस्तान की डिमांड है कि सिर्फ हार्ड कोर हमें बिल्डिंग्स और सड़कें और ब्रिजेस नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना है। आप सड़कें जितनी बना लेते हो, मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट था कि जी इंडस्ट्री इस मुल्क में क्यों नहीं लगी? 12 साल से इस मुल्क में इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, फेडरल प्रोविंशियल है। किधर है जी हमारी ट्रेड? देखिए ब्लेम गेम अच्छा नहीं होता। सिंगापुर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना चुनना मुन्ना सा मुल्क है, उन्होंने क्या वो काम किए जो हमने नहीं किए? गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट करते थे ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सही मायनों में वो काम करेंगे, वो तो बैकग्राउंड भी वही रखते थे। मेरे बहुत अच्छे कॉमर्स मिनिस्टर थे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब और परवेज़ मलिक साहब। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास GSP प्लस है, हमारा 1.5 साल में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कम हुई और आपकी $3 बिलियन रेवेन्यू में ज़्यादा हुई। ये बात मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ। और ये मैं क्यों कहती हूँ कि एक ही हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में तजाद था कि कॉमर्स मिनिस्टर
मिनिस्टर कोशिश कर रहे थे आपकी बिजनेस बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देखना ही नहीं चाह रहे थे कि जी बिजनेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुझे तो रेवेन्यू बनाना है, अपनी टैक्स बेस बढ़ाए। उन्होंने मुझे पता है कितने लोग और डाले टैक्स के नेट में टोटल पाकिस्तान के। मैं खुद रोती थी एज अ टैक्स पेयर कि जी मैं हर महीने लाखों रुपए दे रही हूँ टैक्सेस में। अगर मैं पीटीआई पे आऊँ, ठीक है, नून लीग का मौका इनसे ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं पीटीआई पे आऊँ तो इस पे इमीडिएटली स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग का क्योंकि बात बार बार खान साहब करते रहे पिछले 5 साल, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 3 माह का शुरू का टाइम पीरियड है पीटीआई की गवर्नमेंट का, उसमें कोई मेजर इस हवाले से कानून साजी हम देखेंगे? देखिए जी, इतना मैं आपको बता सकती हूँ कानून साजी हो रही है, लेकिन क्योंकि हमें ये कट एंड पेस्ट कानून साजी नहीं करनी है, आपको टेलर्ड स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान, इसलिए लोग आए हैं, एक्सपर्ट से बातें कर रहे हैं। सिस्टम हम वो डालेंगे जो हमारे लिए बेहतर हो, जिस तरीके से कम से कम लोग इस पे सरेंडर करें। ठीक है, अच्छा, मैं राव खालिद साहब, सर ये वॉलंटरली सरेंडर करने की बात है तो दुबई में जिन लोगों की जायदादें हैं उनमें से बहुत से लोगों के नाम आए और उसके बाद ये पता चला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सर कि हम उन लोगों को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, हम उन्हें नोटिस ही नहीं भेज सकते। सर अब जिस तरह ये अलीमा साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन भी हैं, उन्होंने जिस तरह अपना जवाब जमा करवाया कि जी मैं इसको सेल आउट कर चुकी हूं और मैं जिस तरीके से भी मैंने पैसा लेके गई मैं उसकी रिसोर्सेज आके बताने को तैयार हूं। सर उन जैसे कई लोग होंगे जो पाकिस्तानी और उनकी लिस्ट में नाम है पाकिस्तान में, लेकिन उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको नोटिस नहीं दे सकते, ये सुकम क्यों मौजूद है हमारे यहाँ? देखिए ये तो है, लेजिस्लेशन का तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहा है लोगों के। वो जो कहते हैं निप द इविल इन द बड, तो उस वक्त अगर किया जाता तो आज हम इतने ये झमेले में ना पड़े होते, नई लेजिस्लेशन और नई चीज़ें। जैसे हमने कंसल्टेशन के लिए एक कंपनी भी हायर की है, बता रही हैं जैसे मैम, तो वो इस बस्ते में पड़े। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना सना देखने की, वो ये है कि आया जितनी ये चीज़ें हम कहते हैं, इवन स्विस बैंक में जो पैसे पड़े हैं, जो जायदादें ये खरीदी गई हैं, इनमें से प्रायोरिटाइज हमें करना पड़ेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अगर हैं, पहले हमें उनकी तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें चांसेस आपके ये होते हैं कि आपकी जो इस मुल्क का ख़जाना है उसमें से कोई लीकेज या लूट मार या उसमें से चीज़ें लेके ना गई हों। उसके बाद हमें टैक्स अवेडर की तरफ फिर जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, कि जे अगर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे लेकिन ऐसे लोग थे जो बिजनेस करते थे, लेकिन उन्होंने टैक्स अवेड किया, पैसा उन्होंने जायज़ कमाया, टैक्स उस पर पे नहीं किया, तो वो भी एक तरह से बेनिफिट हासिल किया, उन्होंने नुकसान पहुंचाया इस मुल्क की मईशत को। ये 2 प्रायोरिटी पे होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद फिर आपका आता है कि आप सारे लोगों से फिर पूछें अक्रॉस द बोर्ड के जी आप ज़रा हमें तफसील अपनी बताते जाएं, किस किसने जो जायदाद बनाई है वो यहाँ से लूट मार करके तो नहीं ले गया। बिल्कुल ठीक कोई सर, लेकिन ये सारे काम आपके ख्याल में पिछले 2 अदवार में नहीं हुए होंगे क्या? देखिए मैं तो पहले भी एक दफ़ा जिक्र हुआ था, तो हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, ये फेलियर है ओवरऑल। मनी लॉन्ड्रिंग हो, भले ये प्रॉपर्टीज़ बनी हो, लोग टैक्स अवेड करके गए हों, ये सारी जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं ना या इदारे हैं, उनका फेलियर है बुरी तरह से। मूवमेंट जब होती है, किसी भी अमाउंट की मूवमेंट हो, जैसे इंटरनेशनली अगर $10,000 की मूवमेंट अमेरिका के अंदर होती है या बाहर होती है, तो जो मेरे इल्म में है कि उनका सिस्टम ऑटो अलर्ट पे आ जाता है कि ये जो मूवमेंट हुई है ये क्यों हुई है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है, और खासतौर पे जिस एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ लोग सर ब्रीफ केस में इतने पैसे लेके चले जाते हैं। 9/11 के बाद हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें ये बड़ा सीरियस कंसर्न होना चाहिए हमारे यहाँ, और मेरा ख्याल है था भी। जब कोई मूवमेंट बड़ी अमाउंट की होती है, सर्टन इदारे उसको वॉच भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, तो ये नहीं हम कह सकते नहीं हुआ। हारिस साहब, सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बात की गई थी असद उमर साहब की तरफ से भी कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है, फिर सर नैब के हवाले से भी अब ये फरमाइएगा कि ये जो बैरून मुमालिक जायदादें थी इसके ऊपर नैब काम करना चाहता है लेकिन इख्तियारात नहीं है, हम उनको नोटिस नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में सर मेजर फ्लॉ आपको कहां नजर आता है, और क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई लेजिस्लेशन हो सकती है जिससे इन मसाइल को खत्म किया जा सके? जिस तरह यूके के साथ सर बात चल रही है, क्या हम दुबई, अबू धाबी या इस किस्म की दीगर रियासतों से मिडिल ईस्ट में बात कर सकते हैं? सर देखिए सना, एक तो पहली बात यह कि हमें 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि जो आपके पहले मुल्क में जो करप्शन हो रही है उसको तो हम कंट्रोल करें, साथ ही साथ फिर हमें चाहिए कि जो बैरूनी मुल्क लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके ले गए पैसा, उसकी नई लेजिस्लेशन कर लें। सेकंड ये कि हम दुबई की यूएई की गवर्नमेंट के साथ जाके जैसे बरतानिया में किया गया है वो मुआहदा कर लें। इस तरह की बहुत चीज़ें की जा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त एक साल में 2000 अरब की करप्शन होती है 1 कैलेंडर ईयर में, दैट मीन अराउंड 18-19 बिलियन डॉलर्स। तो अगर इसमें से हम सिस्टम ऐसा कर लें जिसमें तकरीबन 1000 बिलियन जो है वो तो आपको FBR में चोरी हो जाता है, कस्टम में और इनकम टैक्स में, डिफरेंट मद में,
500 अरब रुपया आपका स्टेट कॉरपोरेशन पे चला जाता है और 500 रुपया तकरीबन ब्यूरोक्रेटिक कमीशन ये जितने चलते हैं। सो अगर हम इसका 25% भी एक साल में 6 महीने में बचा लें, इट कम्स टू $5 बिलियन। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। एंड ये एक इसको पीटीआई को सबसे पहले यहाँ पर एक ये डूएबल है, विद इन देयर सोर्सेज है, विद इन पॉसिबिलिटी है जो हम कर सकते हैं। देखेंगे वो फोकस डायरेक्शन में किधर जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और ये इसके दूरस्थ नताइज होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि आप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: गुड गवर्नेंस, मेरिट पे पोस्टिंग्स, नो करप्शन, इफ देयर इज अ करप्शन रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। सो मेरिट पे आप स्टेट कॉर्पोरेशन के सारे एमडी चेयरमैन को आप जुडिशियल कमीशन के थ्रू ले आएँ, कोई उसमें नेपोटिज्म मत करें। वो आपका 500 बिलियन रुपए जो जाते हैं वो भी बचेंगे और आपको और वो सर एक अच्छी एग्जांपल सेट हो सकती है, लेकिन जिसको मेजर करना बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक सर। एक और मौका जो पीटीआई की गवर्नमेंट के पास है वो ये भी है सर कि जो अब नैब ने कुछ रोज पहले एक फहरिस्त दी है जिसमें 70 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है। अच्छी एग्जाम्पल सेट ये हो सकती है कि पीटीआई उससे शुरुआत करे। गौस साहब सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो हमजा शहबाज साहब के हवाले से उनको जो कॉल किया गया 2 मरतबा नैब की तरफ से वो पेश नहीं हो सके क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उनको बुलाया जाएगा और उसी तरह होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ। सर अब अगर हम इसको कनेक्ट करें उस फहरिस्त के साथ जो कि नैब ने दी है जिसमें 70 से ज़ायद पॉलिटिशियंस के नाम हैं, आपके ख्याल में सर क्या अब लगता है आपको कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो एग्जीक्यूट होने जा रही है नैब की तरफ से एटलीस्ट? नहीं, मैं तो नहीं समझता। देखो नैब अभी शहबाज शरीफ साहब को जब 3 दफ़ा बुलाया, बल्कि तो पहले 3 दफ़ा बुलाया, तब तीसरी पेशी पे अंदर रखा हुआ है। अब देखो अब शहबाज शरीफ साहब नाम थी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, उन्होंने स्पीच में कहा है कि जी मुझे बुलाया किस चीज़ में जाता है, पूछे किस लिए जाता है, आप उसके खिलाफ स्टेटमेंट दें, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ स्टेटमेंट दें। और फिर मेजर कियानी जो थे, जो साबिक आर्मी चीफ के भाई, उसके मतलब आपने उसको ठेका क्यों दिया था। मतलब ये तरीका, ये ऐसी बातें हैं कि नैब वो काम नहीं कर रही। फिर आप कहती हैं कि क्रॉस द बोर्ड हो। क्रॉस द बोर्ड अगर तब होता कि जिन पे बाकी अभी शहबाज शरीफ पे रेफरेंस तो दायर नहीं है ना, उनके पास एक ओहदा भी है कि वो मुल्क के पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर भी हैं, ना उन पे रेफरेंस है, ना कोई भी सबूत है और उसके अंदर रखा हुआ है। बल्कि उसके दूसरी तरफ देखें, गवर्नमेंट की साइड पे देखें, बाबर रवान है, जुल्फी बुखारी है, दूसरी तभी तो उनको अंदर रखा हुआ है, वरना बगैर सबूतों के कैसे रखेंगे? आप जब फलान फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ यही कहा है ना जी, बुलाया आशियाना में था और फिर पूछा कोई और चीज़ था, फिर क्वेश्चन और किए गए, अगर नहीं था तो नैब की तरदीद आ जाती। मकसद कुछ और है। अगर तमाम जिस किन के नाम है, इवन के नैब में तो फिर इमरान खान साहब के भी नाम है और उनके दोस्तों की भी नाम है। अगर सबके साथ को नैब ऐसे करे तो फिर हम कहेंगे क्रॉस द बोर्ड है। हम नैब से ना घबराते हैं और हमें केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। मियाँ साहब देखो 2-2.5 साल से नैब कोर्ट जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त तक 126 पेशियाँ भुगत चुके हैं। पूरी दुनिया की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख देख लो, किसी को इस तरह नहीं बुलाया गया कि बेटी के साथ आके सुप्रीम कोर्ट पेश हो। लेकिन हम पेश कर नाम है ना रेफरेंस में, तो फिर इसलिए नहीं मैं बुलाएं, लेकिन कुछ मैं कहता हूँ कि बाकी भी किसी पे केस होगा। अभी केस नाम तो बाकी के भी हैं ना जी, जो खान साहब की यही असल इम्तिहान होगा ना। मेरा क्वेश्चन यही था कि जो बाकी 70 लोग हैं उनके ख्याल में आपको लगता है अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाए तो नून लीग मुतमईन कार्रवाई ऐसे हरासमेंट मतलब उस हरास न की जाए। और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि इस जो नैब की पेशी हैं आप तहकीकात करें, अगर साबित हो तो फिर गिरफ्तार करें। मैं थोड़ा मेच्योरिटी का नैरेटिव है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फैसला जो है वो मदलिया के ऊपर छोड़ते हैं। एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं और जहां हमें ऑपोजिशन की बात अगर हम करें तो एपीसी का एक प्रेशर जो कल तक बिल्डअप किया हुआ था ऑपोजिशन की तरफ से, वो हमें कल डिफ्यूज होता हुआ नजर आया क्योंकि एपीसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी जरूर कर दी गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नैरेटिव आजकल दिया जा रहा है वो दोस्ती का है। क्या पीटीआई उसी पीपल्स पार्टी को जिसकी नाकिद रही है, क्या उस पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नजर आती है? इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इमरान खान साहब को ये कहना कि कदम बढ़ाएं और हम आपके साथ हैं, बड़ी बात इसलिए है कि जरदारी साहब भी और आज बिलावल साहब भी उस टोन में, उस मोड में नजर नहीं आते जिसमें 15-20 दिन पहले एक मुतफिका करारदाद पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ लाने की बात कर रहे थे। वजह इसकी जो भी हो, पीटीआई के पास एक बड़ा मौका है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन से निकाल के अपने साथ लेकर चल सके। लेकिन क्या पीटीआई ऐसा करती है या फिर नहीं, हम शंदाना साहिबा से जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी के ऑफर को किस तरह पीटीआई देख रही है। देखिए जी, कल जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बातें की, बहुत अच्छी की उन्होंने, बल्कि शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहा कि हम दोनों की एज 63-64 होगी, कितना ज़िंदा रहेंगे, आया इकट्ठे मिल के इस मुल्क के लिए काम करते हैं। उससे हल्का सा थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी को कभी ये मुल्क बर्बाद नहीं करने देंगे। कहना वो पीटीआई चाह रहे थे, लेकिन फ्रॉइडियन स्लिप हो गया। तो उस पर जरदारी साहब पिक्ड अप ऑन दैट है, तो बहुत इंटेलिजेंट ही सर। देखिए जी, आपके दिल में अभी भी हमें पीपल्स पार्टी है, नॉट पीटीआई, ठीक है। फिर अगर पीपल्स पार्टी क्या, अगर हमारे साथ GOIF जिनने आज इतनी अजीब बातें की हैं असेंबली में, तो हैरान हूँ। वो कहते जी सुप्रीम कोर्ट कौन है कि सजा हटा दे। मैं शाबाश जी, साइन पे अपने कसम खाई, आपको पता ही नहीं, यानी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो हमारे साथ मुल्क बढ़ाने के लिए बढ़ेगा हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, छोटा प्लीज, हमें बदनामी में और एंटी करप्शन ड्राइव में बहुत फर्क होता है। दुनिया पहले हमारे साथ काम नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि हमने एंटी करप्शन ड्राइव स्टार्ट किया, तो हर कोई आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा इंशाल्लाह। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, वक्त बहुत कम रहा। खालिद साहब, सर पीपल्स पार्टी ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ये क्या कहेंगे? वक्त और हालात की नज़ाकत है या वाकई पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सोच रही है? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से मुझे पता है डेवलपमेंट्स का, इमरान खान और असद जरदारी साहब के साथ अपोजिशन के ज़माने में कुछ चीज़ें 2015 में 14 में कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, तो जो आगे नहीं बढ़ सकी। बिलावल के साथ इमरान खान साहब ओपनली तो नहीं, लेकिन वो हर वक्त चलने को तैयार है। मेरा ख्याल है कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, पीटीआई को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी रुकावट उसमें आएगी वो वही आएगी कि अगर नैब एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करती है, एफआई एक इंडिपेंडेंट इदारे के काम करती है, और बीच में ये केसेस आ जाते हैं, तो फिर वो मसाइल फिर वहीं आ जाए। वो उसको पोलिटिकल, उसको सिर्फ बैलेंस करना वो पोलिटिकल जो आपकी कंसिलिएशन है ना, उसको वो खराब करेंगे, ऑब्वियसली खराब करेंगे। बहुत शुक्रिया गौर साहब। लास्ट रिमार्क सर, कि क्या पीपल्स पार्टी अगर ऑपोजिशन से निकल के उनके साथ चलती है तो क्या नून लीग को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, हमें तो नहीं, बल्कि हम भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। ना हमारा नजरिया लेता है, लेकिन हम जिम्मेदार पोजीशन है और हम हुकूमत के मुस्बत फैसलों में उनके साथ है। और जिस तरह इन्होंने हमारी लेग पोलिंग की, हमने अभी मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, तो हमने जब उसके लिए एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया कि एक हमने इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की ताकि बाहर से सरमाया लाए, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए 95 बिलियन 95 बिलियन वापस आया, और हज़ारों लोग टैक्स में, तो उसको भी उन्होंने नाकाम बनाने की कोशिश की। जब वो स्कीम आई तो खान साहब ने कहा था कि जी जो उन्होंने कहा, जो 22 लोग पैसे ला रहे थे, उन्होंने कहा था हमें हमें प्रोटेक्शन दी जाए, तो हम के तो फिर हमने एक शिकायत की कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा जो पैसा। लेकिन खान साहब ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो फौरन मैं तो लेकिन मैच्योर पॉलिटिक्स करने जा रही है नून लीग भी। लास्ट कमेंट हारिस साहब से, लास्ट मिनट है सर, ये पीपल्स पार्टी अगर ऑपोजिशन में रहते हुए भी पीटीआई को सपोर्ट करती है, कितना अच्छा हो सकता है इस सिस्टम के लिए? पीटीआई कोई ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए सर या नहीं करनी चाहिए? देखें, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल कंपल्सन भी है, केसेस भी हैं, उसके साथ वो पंजाब भी अपनी पॉलिटिक्स को भी रीगेन करना चाहते हैं। ज़ाहिर है उनका कॉम्पिटिटिव वहाँ PMLN है, ये ऑप्शन भी है। लेकिन पीटीआई को अभी बहुत मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, टोन में बहुत फ़र्क आना चाहिए। आप करप्शन के ख़िलाफ़ बिल्कुल करें, जो भी करें करते रहें, लेकिन दे द वे टू टॉक, अगर हम उसको बेहतर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में हम किसी को एंटेगोनाइज भी नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी जो कि उनको करना चाहिए। इस लिहाज से करेंगे, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से कल जितनी लेजिस्लेशन करेंगे उसमें भी इनको बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।